बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड को अच्छी तरह से प्लान भी कर रहे होंगे कि किस तरह से आपने अपने वीकेंड को आपने मनाना है। लेकिन ज़रूर आप अपने वीकेंड को प्लान कीजिए। साथ ही साथ जो हम हर रोज़, कल हमने स्पेशल शो भी इस चीज़ पे रखा था कि कोविड की क्या सूरत हाल है, उसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है और अपनी प्लानिंग साथ ही साथ तब करनी है, क्योंकि जब आप सेहतमंद रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो भी अच्छी रहेगी और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को एंजॉय भी तभी कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं आज मौसम कैसा है शहर का। हमारे साथ मौजूद है कोमल इस वक्त बाहर, उनसे जान लेते हैं मौसम किस तरह का है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। जी कोमल, बताइएगा इस वक्त मौसम कैसा है शहर का और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, दिन भर कैसा रहेगा मौसम? सुबह सूरज ने आंखें दिखाई थी, जिसके बाद मौसम जो था वो खासा खुशगवार था, लेकिन इस वक्त सूरज को जो है बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसके बाद मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन हल्की ठंडी हवाओं का राज भी बरकरार है। और अगर मैं आपको इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बताऊं तो वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 44% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और दिन भर में सूरज और बादलों की आंख बिचौली भी यूं ही जारी रहेगी, जबकि हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि सूरज जो है वो आंखें दिखाएगा, जिसके बाद मौसम में खासी तब्दीली देखने में आएगी। और अगर मैं आपको लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताऊं तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गर्द आलूद फिजाओं के बायस 152 रिकॉर्ड की गई है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाएं ताकि बीमारियों से बच सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और शहर का मौसम इस वक्त कैसा है, जैसा कि कोमल बता रही थी, सुबह सवेरे धूप थी और वाकई जब मैं आ रही थी अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अब शहर में बादलों का राज है, यानी मौसम जो है वो आज खुशगवार है शहर का। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। लीड स्टोरी है जी, म्यू अस्पताल की निजकारी, एहतजाज मुस्तरद, MTI एक्ट लागू, सरकारी अमल दखल खत्म, म्यू अस्पताल को प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल बोर्ड के जरिए चलाया जाएगा। महंगाई मैराथन में ब्रायलर सबसे आगे 364 तक पहुंच गया। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने महंगी फीड और महंगी बिजली को इजाफे का सबब करार दे दिया। कातिल रोड से लेक्चरर जाम बहक, मोटरसाइकिलों पर रॉड लगाकर सवारी करें, पुलिस का ऐसा कहना है। और भट्टा मजदूरों के बच्चों का तालीमी प्रोग्राम भी ठप। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये कहा करें कि एक मरतबा फिर आज फिर मैं आ गया हूँ, एक मरतबा फिर मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से रौनकें बहाल रखे, आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और हम एक दफ़ा फिर ये चीज़ें डिस्कस करते रहे। लेकिन एक दफ़ा फिर ये खबरें नहीं होनी चाहिए भट्ट साहब, यही तो मैं कहना चाह रहा था। ये वाली खबरें क्यों एक दफ़ा फिर हो जाती हैं? एक दफ़ा फिर नहीं बल्कि हर रोज़ ही हो जाती है। रोज़ हो जाती, क्या करें, अब खबरें देना हमारा काम है, लोगों को बाखबर भट्ट साहब कोई अच्छी चीज़ ढूंढ लिया करें, बस कर दें ना कर, क्या करें ऐसे अच्छी चीज़ के लिए पैसे भी अच्छे चाहिए आपको। बट साहब हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं, जो है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। आयशा, अगर आपके आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, म्यू अस्पताल से खबर है जहां पर निजकारी है, एहतजाज मुस्तरद, MTI एक्ट लागू कर दिया गया है, सरकारी अमल दखल खत्म हो गया, म्यू अस्पताल को प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल बोर्ड चलाएगा। 12 एहतजाज किया गया MTI एक्ट के खिलाफ, डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, काम छोड़ दिया, मरीज परेशान रहे, हुआ तो कुछ नहीं, वही हुआ जो सरकार ने चाहा। देखिए, तो होता वही है जो हमेशा सरकार चाहती है, और अगर सरकार चाहे कि ये काम नहीं होना तो फिर वो नहीं होता। सरकार के चाहने पे है ना। देखिए, हर चीज़ सरकार जो होती है ना, सरकार वो किसी की भी हो, वो आपके घर की सरकार हो, जिस तरह आप अपने घर की सरकार है, ठीक है ना, तो अवाम की सरकार हुकूमत है इस वक्त, तो वो जो चाहेगी करेगी। वो क्या कहते हैं, शेर अंडा दे बच्चा दे, जो मर्जी दे शेर शेर है। तो सरकार है, तो उसने लागू कर दिया। मुझे सिर्फ ये बता दें भट्ट साहब, डिफरेंस क्या है? जब MTI एक्ट लागू नहीं हुआ था, अस्पतालों की क्या सूरत हाल थी, अब जब लागू कर दिया गया है तो क्या सूरत हाल होगी?
ये एक्ट लाने का मकसद क्या था? देखिए पहली बात तो ये मैं नजूमी कोई नहीं, मैनू की पता इस तो बाद की होएगा। नहीं, अब मकसद एक मैं आपको तस्वीर तो बताता बताई होगी ना कि ये इसलिए ये एक्ट लेकर आया जा रहा है। देखिए मैं आधा इस एक्ट के हक में हूँ और आधा इसके खिलाफ। अब ये ना कहिएगा आधा तीतर आधा बत्ती। नहीं, आप बताएं, शायद मेरी समझ में भी आ जाए। नहीं, वो समझ में किसी के भी नहीं आनी है, समझ में किसी की भी नहीं आनी है। देखिए पहले मैं हक में क्यों हूँ? हक में मैं इसलिए हूँ कि इस एक्ट के लागू होने के बाद जो पैनल वहाँ पे बैठेगा वो डॉक्टरों की हाजिरी चेक करेगा, कौन प्रोफेसर आया, कौन प्रोफेसर गया, कितने बजे आया, कितने बजे गया। मैं यहाँ तक इसके बिल्कुल हक में हूँ और ये होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर आप ये देखें, आप कार्डियोलॉजी के अंदर चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, जितने बड़े प्रोफेसर्स हैं, माजरत के साथ इन तमाम प्रोफेसर से, ये सिर्फ विजिटिंग है, आए हाथ लगाया और निकल गए। वहां पे हॉस्पिटल्स का निज़ाम जो है वो आप देखिए किसके हाथ में है। वहां पे हॉस्पिटल्स का निज़ाम है जो हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स हैं, नए डॉक्टर्स हैं, उनके हाथ में है। आपका मरीज दाखिल होगा, ईमानदारी वाली बात है, मैं खुद चूंकि भुगत के आया हूँ ये कुछ 5-6 महीने पहले, सुबह को सिर्फ आके प्रोफेसर ने चेक करना है जब वो राउंड पे आएगा, उसके बाद राउंड पे आने के बाद प्रोफेसर ने नहीं आना है। हाँ, अगर आपकी सिफारिश तगड़ी है तो वो जरूर आएगा आपको देखने के लिए, या अगर आप प्राइवेट रूम के अंदर है। लेकिन अगर आप एक आम मरीज है तो आपको आके एक आम डॉक्टर ही चेक करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। जरूर करना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए प्रोफेसर हजरात और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं। बट साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी जो आपने मेंशन कर दी। मुझे सिर्फ बता दें, इस एक्ट के बाद अस्पतालों में मरीजों की दादरसी क्या बेहतरीन अंदाज में होगी? जो पहले मरीजों की सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि शहर का बड़ा हॉस्पिटल है म्यू हॉस्पिटल, बहुत बड़ी तादाद में सुबह के टाइम अगर लोग चले जाएं तो यहाँ पर रश इतना होता है कि बारी आना मुश्किल हो जाती है। तो इस अस्पताल को आपने अच्छे तरीके से मैनेज करना है। अब MTI एक्ट के नफाज के बाद सिर्फ मुझे अब ये जानना है कि म्यू अस्पताल में किस तरह से बेहतरी आएगी, क्या मरीजों के लिए कुछ बेहतर होगा? देखिए जी, कुछ भी बेहतर नहीं होगा। पहले कौन सा बेहतर है, आप खुद कह रही हैं, कौन सा बेहतर आप मुझे बताइए। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, म्यू हॉस्पिटल को छोड़ दें, शहर के अंदर जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जना है, जनरल है, सर्विसेज है, गंगाराम है, म्यू है, ये 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे आप चले जाएं, क्या सूरत हाल है वहाँ पे सूरत अबतर है। और ये मैं आपको बताऊँ, इसके बाद मजीद अबतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वो अबतर ऐसे हो जाएगी कि अब इस एक्ट के खिलाफ रोजाना एहतजाज होगा, बिल्कुल डेली बेसिस पे एहतजाज होगा। MS का क्या किरदार बट साहब रह जाता है? अस्पताल इंतजामिया जो है वो अब किसको जवाबदेह होगी? देखिए वो जाहिद साहब ने उसके अंदर बताया कि जो पैनल बनाया जाएगा वो पैनल सारा कुछ हैंडल करेगा। MS तो बेचारा पहले भी आप ये कहें कि वो बहुत ही लाचार किस्म का बेचारा वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं होता बेचारे के, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ये देखें कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स किस लिए बनाते हैं? हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स इसलिए बनाते हैं, बच्चियों को, कि वो जान बचाएं लोगों की। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे लेकिन बट साहब मेरी बात सुने, अब हुकूमत ने ये काम किया, अपनी मनवा के छोड़ी, निचकारी कर दी, MTI एक्ट का नफाज हो गया, जिसपे यंग डॉक्टर्स ने बारहा एहतजाज भी किया, इंडोर आउटडोर में काम भी बंद किया, सर्विसेज मुअत्तल रही। अब जब इस एक्ट का नफाज हो गया है तो क्या ये एक्ट जिन्होंने नाफिज किया है वो इस चीज को इंश्योर कराएंगे कि डॉक्टर्स एहतजाज पे नहीं जाएंगे, जो वहां पर मरीज आ रहे हैं उनके साथ कोई नारवा सलूक नहीं करेगा, मरीजों को प्रॉपर इलाज मुआवजे की सहूलत मिलेगी? अगर डॉक्टर्स एहतजाज कर देते हैं, मरीज अपनी जान से जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये कोई भी नहीं करेगा, पहले भी नहीं था, वो किसी की भी हुकूमत हो, वो नून लीग की हुकूमत थी या यहाँ पे अब PTI की हुकूमत है, कोई भी इन डॉक्टर्स को एहतजाज से नहीं रोक सकता। हाँ, क्या रोक सकते हैं? अफसोस होता है बट साहब मसीहा का वर्ड यूज किया जाता है। मैंने इसलिए कहा ना, मसीहा नहीं है ना, मसला तो ये है कि मसीहा नहीं है ये लोग। आप मुझे बताएं, जितने यंग डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं, जिस तरीके से वो एहतजाज कर रहे हैं, देखिए एहतजाज के भी कुछ तरीकाकार होते हैं, कोई रूल्स होते हैं। अगर ये हाई क्वालिफाइड लोग, यानी कि चले हम तो कह लेना, हम तो चले थड़ा छाप है, हम जर्नलिस्ट बन गए या जो बन गए, लेकिन ये लोग जिन्होंने जान बचानी है, जिन्होंने आगे जाके जो प्रोफेसर्स हैं उनको रिप्लेस करना है, उनकी जगहों पे जाना है, वो किस तरीके से एहतजाज कर रहे होते हैं
हम टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं। बिल्कुल। मकसद ये है कि ये मसीहा नहीं है, इन्होंने एहतजाज करना ही करना है, इन्होंने ओपीडीज भी बंद कर देनी है, इन्होंने आउटडोर भी बंद कर देने, इन्होंने वार्डों के ऊपर ताले भी लगा देने, इन्होंने मरीजों को धक्के भी देने हैं, इन्होंने मरीजों के गिरे बांध भी फाड़ने हैं, इन्होंने वहां पे आने वाले किसी बंदे को ये सूरत हाल, अगर आप ये कहें कि इस एक्ट के बाद कोई जरा बराबर भी, रत्ती बराबर भी बेहतर हो जाएगी, मैं कम से कम। लेकिन बट साहब फिर जिम्मेदार जो होगा ना, जिस दोनों जिम्मेदार हैं, हुकूमत भी। जो इस एक्ट को लेकर आया, फिर उसको ये सब चीजें इंश्योर करानी चाहिए थी कि मरीजों के अगर फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा है तो मरीज ही इससे फायदा उठा सकेंगे, मरीजों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस चीज की फिर जिम्मेदारी भी इन लोगों पे आयद होनी चाहिए। देखें, आप गलत टाइम पे गलत बात कर रही हैं मासूद के साथ। आप कह रही है जिम्मेदारी इस वक्त तो उनको अपनी पड़ी हुई है। देखें, हमारे कप्तान ने तो फिर इस टाइम ये फैसला ना करते तो देखें फिर कितना जरूरी था फैसला इस टाइम करना। मेरी बात सुने, सरकार है, सरकार जो मर्जी करे, वो ये वाला फैसला करे, भावे वो वाला फैसला करे, सरकार ने फैसले करने। सरकार के दूसरे फैसलों से बट साहब अवाम परेशान हो रही है, लेकिन यहाँ पर गरीब अवाम की जिंदगी का मामला है, यहाँ पर इलाज मुआवजे का बट साहब मामला है। नहीं, गुस्सा बट साहब बनता है ना, लोग पहले इतने परेशान हैं, उस पर आप जो सहूलियात थी भी थोड़ी बहुत सस्ते इलाज की, वो भी छीन के प्राइवेटाइज की तरफ जा रही है सब चीजें करने के लिए, और फिर अगर कुछ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी भी कोई लेने को तैयार नहीं। मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा इधर इधर किस तरह आ गया, ये गुस्सा तो मुझे करना चाहिए। देखिए, मैं कितना ठंडा होके बात कर रहा हूँ। आज आप सारा जो मेरा वो जज्बाती पान है ना, वो गुस्सा आपकी तरफ आया हुआ है, पता नहीं, आज मैंने समझ नहीं लगी। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मैं बताऊं 200% आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन आप मुझे बताएं बेहतरी कहाँ से आएगी? बेहतरी सिर्फ इस वक्त कोशिश ये की जा रही है हमारा कप्तान अपनी सीट बचा ले, उसके बाद जो उसका नायब कप्तान है वो अपनी सीट बचा ले, यानी कि हर बंदे को इस वक्त अपनी सीट बचाने की पड़ी हुई है। अवाम से किसी को दिलचस्पी नहीं है, अपोजिशन को अपनी पड़ी हुई है, ला के ऐसी किसी तरीके ना बैठिए या किसी होर नू लाइए। बट सर मैं आपने बहुत अच्छी तस्वीर, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, जो सियासी मंजरनामा है, उसकी बहुत जबरदस्त तस्वीर आपने बता दी कि अवाम से किसी को कोई लेना देना नहीं है, हर कोई सियासत कर रहा है, लेकिन अपनी सियासत की भीड़ जो है आम आवाम को तो ना चढ़ाएं, इस टाइम पे ऐसे फैसले तो ना करे जब आप खुद चीजों की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकते। कोई इलाज, डॉक्टर एहतजाज पे चले जाएं, रोड बंद कर दें, अस्पतालों में किसी को जाने की परमिशन ना हो, लोग मर रहे हो, आप जिम्मेदारी ना ले, तो फिर रियासत क्या कर रही है? कुर्बानी का देवता जो है ना, वो कुर्बानी मांगता है, जो वो भेंट ले लेता है, भेंट लेने के बाद ही जो है वो आगे की तरफ जाता है। तो जो ये सरकार है, जो अपोजिशन है, इसको भेंट देनी पड़ती है, और भेंट के लिए उनके पास अपने पास कुछ नहीं है। अवाम की गर्दन के ऊपर टोका रख के, छुरी रख के उसको ज़िबा कर दिया जाता है। हर हुकूमत के दौर में ये होता आया है, और हर हुकूमत के दौर में साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इन यंग डॉक्टर्स के साथ इनको सपोर्ट करती हर एहतजाज में हमें नजर आई, और आज सबसे ज्यादा नाराज नाला, बल्कि मैंने बहुत जगहों पर देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इनके लिए यूज किए हैं, यंग डॉक्टर्स के लिए। तो आज यही MTI एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, इसी के खिलाफ चल रहे थे, इसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, आज इनकी भी बात नहीं डॉक्टर साहिबा ने मानी। देखिए, आप आगे आगे देखिए होता है क्या, ये आप आगे आगे देखेंगे ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, किधर को जाएगा। अभी तो ये म्यो हॉस्पिटल में गया है, अभी गंगाराम में भी जाना है, अभी इसने जर्नल में भी जाना है, अभी इसने सर्विसेज में भी जाना है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर जेबें किसी की गर्म हो रही हैं तो वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो प्राइवेट क्लिनिक्स अपने बना के बैठे हुए हैं। देखें, जो डॉक्टर पहले 1000 रुपया लेके एक आम सा चेक करता था ना, मैं आपको बताऊं उसकी फीस 2500 से 3000 रुपया। बट साहब, हमें इस टाइम जाहिद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, खासी गहरी नजर रखते हैं अस्पतालों के मामला पे, उनसे जान लेते हैं कि ये फैसला आगे मुस्तकबिल में चलकर मरीजों की फलाह के लिए साबित अच्छा होगा या फिर मरीज इससे ज्यादा परेशान होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएगा, म्यू अस्पताल की निजकारी की गई है, MT एक्ट लागू कर दिया गया है, यंग डॉक्टर्स इसके खिलाफ बारहा हमें एहतजाज करते नजर आए। अब जब ये एक्ट लागू कर दिया गया है, पहले तो बताएगा इसके नफाज का मकसद क्या था, क्यों ये एक्ट लेकर आया गया है, मरीजों के लिए इसमें बेहतर क्या होगा? देखिए, इसमें हुकूमत का ये कहना है कि जो अस्पताल हैं, जो सरकार के ज़ेरे इंतजाम है, टीचिंग अस्पताल, उनको निज़ाम को जो है ना वो बेहतर अंदाज में
ज्यादा जो है वो मजबूत तरीके से जो है इनको माली और इंतजामी तौर पे चलाने के लिए ये जो खुद मुख्तारी है, गवर्नमेंट इसको खुद मुख्तारी करार दे रही है। लेकिन अब तक ये तजर्बा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जिन अस्पतालों में सबसे पहले किया गया, कई साल से जो है वो वहाँ पे ये तजर्बा जारी है, इसने वाज़ेह तौर पे साबित किया है कि ये कोई खुद मुख्तारी नहीं है, ये बराह रास्त नीचकारी है। इस कानून के जिसके तहत जो है वो मेयो अस्पताल के ऊपर जो कि बर्रे सगीर की कदीम तरीन जो है वो इलाजगाह है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज कदीम तरीन दरसगाह है, तिब्बी दरसगाह है, और ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक तारीखी हैसियत और अहमियत के हामिल हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये निजकारी का जो है वो अब जो है वो उसका इतलाक किया गया है। इस एक्ट के तहत, जिसको मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट जो है वो कहा जाता है, इस एक्ट के तहत जो प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो इसके तमाम माली और इंतजामी अमूर को चलाएगा। दूसरी इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बॉडी इनकॉर्पोरेट होगी कि ये एक प्राइवेट सेक्टर की तरह इसको चलाएगा। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पहले तो ये था कि मेयो अस्पताल को अगर गवर्नमेंट जितना बजट दे रही है, अगर उसको फर्दर कोई बजट चाहिए तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाती थी और वो ज़िमनी बजट जो है वो जारी कर दिया जाता था। जाहिद साहब, मरीजों को क्या सस्ता इलाज मिलेगा? मेरी बात सुने जी, जब आप गवर्नमेंट ने जो है वो 1 लाइन बजट दे के जान छुड़ा लेनी है, तो अब बाकी का जो खर्चा है वो कौन पूरा करेगा? वो वही जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मैनेज करेगा ना जी। सही। वो कहाँ से करेगा? वो मरीजों के ऊपर जिस तरह केपी में हुआ, मरीजों के ऊपर टेस्टों की फ्यूचर में जो है वो टेस्ट जब ये इम्प्लीमेंट इसको मुकम्मल तौर पे ये फाल कर देंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आके बैठ जाएगा, सही, तो वो मरीजों के लिए टेस्ट भी लागू जो है वो उसकी भी फीस नाफज करेंगे, उसके बाद जो है उनके उनसे बेड चार्जेस भी वसूल करेंगे और बाकी भी। जाहिद साहब, एक आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिएगा, यंग डॉक्टर्स बारहा इस पर एहतजाज करते रहे, अब जब इसका नफाज हो गया, यंग डॉक्टर्स अगर दोबारा से एहतजाज पे चले जाते हैं, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाकया हो जाता है, तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जी, बराह रास्त जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होगी और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि जिस खुद मुख्तारी की वो बात कर रहे हैं, वो पंजाब के अस्पतालों में 2003 का जो मेडिकल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एक्ट है, ऑटोनोमस मेडिकल इंस्टीट्यूशन एक्ट है, उसके तहत वो चौधरी परवेज इलाही साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो ऑलरेडी नाफज है। लेकिन उस खुद मुख्तारी का जो बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का कानून था, बड़ा जबरदस्त जो है ना वो कानून है, उसको मुकम्मल तौर पे फाल नहीं किया, उसकी बजाय ये निजकारी का जो है वो कानून ले आए हैं और इसमें ये भी इख्तियार प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, उन प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद को, कि वो अस्पताल और कॉलेज की कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसको वो फरोख्त तक कर सकते हैं, इतना इख्तियार और बाख्तियार किया गया है उसमें। और यही सबसे बड़ा अलमिया है कि इसमें डॉक्टर्स की और जो तिब्बी अमला है उनकी जो सरकारी मुलाजमत का स्टेटस है वो भी इसमें खत्म हो गया। सही सही सही। जाहिद चौधरी साहब, बट सब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जाहिद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, खासा डिटेल में जाहिद साहब ने बताया, यानी बट साहब सस्ता इलाज भी अब नहीं मिलने वाला, ऑलरेडी इतनी महंगाई है। ऐसा हॉस्पिटल, शहर के टीचिंग हॉस्पिटल थे जहां पर अगर आप ओपीडी की टाइमिंग में चले जाते थे तो आप सस्ते इलाज से जो है वो फायदा उठा सकते थे, अब वाज़ेह बताया जाहिद साहब ने वो भी नहीं मिलेगा। आपको पता ना, अब आप कहेंगे मेरा गुस्सा नहीं बनता, तो फिर ये तो... मैंने आज गुस्सा नहीं करना, मैंने तो करना नहीं है गुस्सा, मैंने तो आज गुस्सा आ रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, आपको पता ना ये हुकूमत हमारी तब्दीली सरकार मशहूर है एटीएम्स के हवाले से, एटीएम्स असल में ना हुकूमत को अब हर शहरी एटीएम नजर आ रहा है कि हर शहरी एटीएम। आपने बिल्कुल सही कहा। आयशा मुझे बारहा ब्रेक का कह रही है, ब्रेक लेते हैं और हर शहरी एटीएम बनाए, ये पैसे निकालते रहेंगे, बस इनका काम यही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अभी जो हमारे स्टूडियो में हालात थे वो महंगाई को लेकर इस तरह से डिस्कशन हो रही थी कि सारे अपने अपने कमेंट्स पास कर रहे थे, तो आई विश कि वो हालात मैं आपको दिखाती, तो भट्ट साहब जो मुझे कह रहे थे कि मैं गुस्सा कर रही हूँ ना, भट्ट साहब को पता चल जाए कि यहाँ पे आप सुन ही रहे थे,
तो क्या मैं अकेली गुस्सा करती हूँ? देखिए मैंने आज गुस्सा नहीं करना, आप जो आपने देख लिया ना बाकी कैसे ये वसीम, असद और मेराज साहब तो खैर एंजॉय कर रहे थे, किस तरह सब गुस्सा कर रहे थे। वो तो फफे कुटनी है, मेराज तो सिर्फ आग लगा रहा था उसमें बैठ के, और क्या कर रहा था, दो बंदे को लड़ाई जा रहा था आपस में। दो बंदे लड़ रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे महंगाई की वजह से। अब जो हम खबर डिस्कस करने वाले हैं वो हैरान कुन खबर, मैं तो ये कहूंगी हैरान के साथ साथ परेशान होने वाली बात यह है कि बारहा हम कहते हैं सस्ता प्रोटीन, जो कि अब बिल्कुल भी सस्ता नहीं रहा है। 364 रुपए तक ब्रायलर गोश्त पहुंच गया है, कोई अफोर्ड नहीं ये कर सकता। बट साहब अंडों की कीमतें हर रोज इजाफा हो रहा है, एक दिन में 8-9 रुपए 11 रुपए का इजाफा। आज 64 है, कल आप फिर 10 रुपए संडे है, तो कल तो वैसे ही इजाफा और ज्यादा हो जाएगा। देखिए पता है क्या बात यह है कि एक तो उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, ये ब्रायलर 355 तक ले गए, 400 ही हो गया ना एक तरह का। 64 355 है ना सर? नहीं बट साहब मेरे पास सुबह की जो हमें रेट अच्छा, लिस्ट जो आती है, जो आज रेट लिस्ट है उसके मुताबिक 364। आप कल वाली, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ 8-9 रुपए एक दिन में इजाफा। सर वो तो इजाफा होगा ना, ये भी अपोजिशन का कमाल है, वो बैठ के बधाई जा रहे हैं, बधाई जाओ। मैंने कल सुमरू साहब को भी बताया था, परसों आमिर भाई कहते हैं हमजा बाहर आ गए इसलिए मुर्गी महंगी होना शुरू हो गई। लगता है एग्जैक्टली आप सही पहुंची। मैंने वजह पूछी और उन्होंने कहा हमजा बाहर आ गए। देखिए जेल में बैठ के उसने कंट्रोल किया था, जेल से बाहर आते उन्होंने कहा मारो शूटन चुड़ाओ होते, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है। मेरा प्रोग्राम था, मैंने कहा मौसम आपको बेहतर हुआ है, घर की छत पे चढ़ के कोई ब्रायलर लेके आऊंगा, कोई वो पार्टी शार्टी करूंगा, बारबेक्यू करूंगा, आप ही लावांगा, आप ही खावांगा, हो सकता है पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर दूं, पर ये महंगा करके उन्होंने सारा ही बड़ा कर। अच्छा अब जवाब देख लीजिए, मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे इस चीज का नहीं पता ये वाकई जवाब जो बताया गया है ये दुरुस्त है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा, वो मियो हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल वाली जब बात कर रहे थे, देखिए हुकूमत के लिए इस वक्त हर शहरी एटीएम है, हर शहरी एटीएम मशीन है। वो कहते हैं इस एटीएम मशीन के अंदर कार्ड डालेंगे, पैसे फेंकती जाएगी। 350 आपने 364 का 364 कर दें, शहरियों ने गोश्त खाना है। आप आटे की कीमत बढ़ा दें, डबल कर दें, लोगों ने आटा खाना है। आप सब्जियों की कीमतें बढ़ा दें, दालों की कीमतें बढ़ा दें, लोगों ने खाना है, लोगों ने लेना है। कल एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, नासिर बेग चुगताई साहब बहुत सीनियर आदमी है, कल उन्होंने अपना फेसबुक के ऊपर लगाया लिख के कि अगर हम ये खाना छोड़ दें, एक दिन के लिए खाना छोड़े तो नीचे तो कम से कम आएंगी ना। देखिए एक सीनियर आदमी अब ये बात कर रहा है, ये सोचने की जरूरत है हम सब शहरियों को। जब तक हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्या होगा, आप मुतबादल कोई ना कुछ चीज तो होगी ना, अगर गोश्त नहीं खाते। यानी अब आप ये कह रहे हैं कि हमें सबको मिलकर इन चीजों का बायकॉट करना है। मुझे करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं आप। अब किसी तरह तो हुकूमत को रियलाइज कराना ना, किस किस चीज का बायकॉट करें। अब आप मुझे ये बता दें, आप पेट्रोल का इस्तेमाल तर्क कर दें, आपका गुजारा हो सकता है, आप घर बैठ जाएं। आप रोटी आटा खाना छोड़ दें, रोटी नहीं आप खा सकते, आप चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें, आप चिकन का इस्तेमाल, बट सब क्या क्या छोड़ें। सर देखे ना, सेहतमंद मुआशरा बनेगा। मैंने आपको उस दिन का पेट्रोल का इस्तेमाल छोड़ दे, साइकिलें ले ले, चले आए साइकिलों पे एक्सरसाइज की। मतलब ये जवाब तो समझ नहीं आता ना, मेरा यही सवाल है, क्या क्या छोड़ें, क्या क्या छोड़ें। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए मेरी बात सुनिए, खासा जिस घर में बड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो ये तो नहीं कर सकते कि इलाज मुआलजा छोड़ दें। आप नहीं इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते, आप बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने पे नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है ना। सड़कों पे निकल के तोड़ फोड़ करने से तो मामला हल नहीं होगा। देखिए आप मुझे बताएं, आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से, पेट्रोल महंगा हुआ, बिल्कुल, लोगों ने कोई रेजिस्ट किया किसी भी जगह पे? कोई आपको नजर आया? अब आपने देखे मेरे पर ताबड़तोड़ हमले किए, किसी ने कोई रेजिस्ट किया? आटा महंगा हुआ, किसी ने कोई बात की? किसी शहरी ने? आम सिर्फ मास हुआ, जब हम माइक आगे करते हैं तो वो कोई एक दो बातें कर देते हैं, खरीद तो लोगों की कम हो जाती है सर ना? बिल्कुल हो जाती है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या मार्केट के अंदर लोग चीजें खरीदना कम हुए हैं? ब्रायलर 364 हो गया, चले अभी मार्केट पे चलते हैं, अभी हम चल के देख लेते हैं क्या मुर्गी की दुकानों पे रश कम हो गया? क्या करें, वीकेंड है, लोगों ने अपने घर अपने बच्चों को। वीकेंड के अलावा, वीकेंड के अना मेरी बात सुने, हम मजमूई तौर पर, मैं मेरे समेत, हम सब बेहिस हो चुके हैं,
हम सब, मैंने आपको उस दिन भी कहा जहां पे मेरा मार्जिन 2 रुपए का है ना, मैंने 2 रुपए कमाने हैं, मैं उस 2 रुपए की जगह 200 रुपए कमा रहा हूं। सही कहा आपने। मुझे आप बताएं कसूरवार कौन है? मैं हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहराता। बिल्कुल मैं ठहराता हूं अपने आप को। ठहराएं, अपने आप को भी ठहराएं, माफिया को भी ठहराएं, लेकिन हुकूमत को आप ये मत कहें कसूरवार नहीं है, सब किया। देखिए मैं इस सेंस में बात कर रहा हूं, मैं उस सेंस में देखिए, अगर मैंने तो पहले कहा आपको कि देखें कुर्बानी के देवता को भेंट चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम की सूरत में भेंट दी जा रही है। ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, और आज मुझे 10 दफा कहने के बाद मैं ब्रेक ले रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने आप को ब्रेक कैसे लगाऊं, भट्ट साहब को ब्रेक कैसे लगाऊं, क्योंकि वाकई इतनी एग्रेशन है लोगों के अंदर कि समझ से बाहर है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर यह है, कातिल डोर से लेक्चरर जाम बहक हो गया। मोटरसाइकिल पर डोर फिरी है और गला जो है उनका कटा। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और मुझे सिर्फ ये बता दें भट्ट साहब, इसका जो हल निकाला गया, SHO को आपने मुअत्तल कर दिया, इस तरह के हमने इससे पहले भी वाकयात देखे, बेतहाशा इस तरह के वाकयात हुए हैं, हम जड़ तक नहीं पहुँचते हैं। देखिए ये इसका हल नहीं है। आपने SHO को मुअत्तल कर दिया, जिम्मेदारी डाल दी, वो कैसे जिम्मेदार है? उसके पास कितनी नफरी है? वो किस किस घर के अंदर जाके किस किस को रोकेगा? देखिए उस बेचारे से जराइम कंट्रोल नहीं हो रहे, वो अब डोर गुडी के पीछे भागता रहेगा। बुनियादी तौर पर इसकी जिम्मेदारी उस घर के हर उस फर्द के ऊपर है जिस घर की छत के ऊपर से पतंगबाजी हो रही है, हर उस फर्द के ऊपर है। देखिए पुलिस अगर चली भी गई, जाके पकड़ लाई, छोटे बच्चे ज्यादा उड़ाते हैं, बड़े लोग भी शामिल हैं। फिर आप कहते हैं फिर आप कहते हैं छोटे बच्चों को पकड़ के ले। भाई छोटे बच्चे को क्यों नहीं रोका? फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है ना, कम से कम देखें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। जी बिल्कुल। किसी की जरा सी लापरवाही की वजह से एक जान का चले जाना, बिल्कुल। देखिए ये है असल चीज। आप किसी पेरेंट को बात करेंगे ना किसी बड़े के साथ, वो कहेगा की करे बच्चा, फिर बिल्कुल वो आगे से ईमानदारी वाली बात है, वो आगे से बच्चा फिर जो है वो कवर करते हैं। बट साहब यहाँ पे ये भी चीज मेंशन किया कि पुलिस ने पतंगबाजों के डिजिटल मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है। इज इट पॉसिबल कि आप डिजिटल मॉनिटरिंग करेंगे? इतना डिजिटल निजाम मौजूद है, बड़ा जबरदस्त डिजिटल निजाम मौजूद है। ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन से सिटी के कैमरों से आप कोई चोरियां डकैतियां तो कम कर नहीं सके। नहीं वो करते हैं ना, चोरियां डकैतियां कम नहीं होती हैं, ਤੁਹਾਡੇ चलान ते होंदे ने ना, चलान ते करदे पे ने ना। वो एक हल चाहिए, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ चाहिए। किस तरह से इस तरह के वाकयात को रोका जा सकता है? इसका सिंपल हल ये है कि आप हर पेरेंट्स के साथ मुलाकात करें, उनको बुलवाएं जहां पे पतंगबाजी ज्यादा होती है। इलाके के जितने मौजूदीन हैं मिलजुल कर बैठ के बात करें। मस्जिदों में ये ऐलान बाकायदा तौर पर कराया जाए। पेरेंट्स अपने बच्चों को भी ये चीज समझाएं, जिस तरह से बारहा कहा जा रहा है कि इसके अलावा इसका ये घर से जिम्मेदारी होती है, बच्चों की तरबियत होती है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि आपकी लापरवाही की वजह से कितना दूसरे नुकसान उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले वाले शो पे अगर हम एक नज़र डालें तो एक गर्मा गर्म सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट थी। मेरी और भट्ट साहब की अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी थी, और वो थी जी महंगाई पर हम बात कर रहे थे। भट्ट साहब की मुझे एक बात हमेशा समझ नहीं आती, वो कहते हैं जो चीज़ महंगी हो रही है आवाम अगर उसका इस्तेमाल छोड़ देगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा लोगों को भी, और खुद ब खुद कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम क्या क्या इस्तेमाल करना छोड़े। पेट्रोल का इस्तेमाल छोड़ दे, आटे का इस्तेमाल छोड़ दे, चीनी का इस्तेमाल छोड़ दे, अद्वियात महंगी हुई, घर में बीमारों को आप उस तरह बेयारो मददगार छोड़ दें। क्या क्या चीज आप छोड़ सकते हैं, किस चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? किसका दिल चाहेगा कि वो अपने छोटे रोते बिलकते बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम ना करे और एहतजाजन वो खाना ना बनाए? तो ये चीजें जब हम रियलिटी देखते हैं, अपने घरों को देखते हैं, तो ये चीजें मुमकिन कहीं नहीं नजर आती हैं। हम बातों तक तो ये चीजें कर सकते हैं। होश के नाखून दिलवाना जो है वो इस वक्त हुक्मरानों को बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका हुआ है। जैसा कि हम बात करते हैं, हर तरफ इस वक्त सियासत की बाज़गश्त चल रही है, हर कोई सियासत कर रहा है। हम अपोजिशन की भी बात करते हैं, हम हुकूमत की भी बात करते हैं। अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। सस्ता इलाज अवाम से छीन लिया गया, कैंसर पेशेंट्स की अद्वियात बंद कर दी गई। डॉक्टर्स अगर एहतजाज पे चले जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब देने को कोई तैयार ही नहीं। वाज़ेह तौर पर जाहिर चौधरी साहब ने कहा है कि सस्ता इलाज अब निजकारी के बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर लोग कहां जाएं?
कौन है लोगों का पुरसाने हाल, किसके पास जाके आहो बका करें? खुदा की जात तो बैठी है, खुदा से ही हम दुआएं मांग सकते हैं, लेकिन रियासत को जवाब देना है, क्योंकि अवाम जो है वो रियासत से जवाब अब मांग रही है। हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोगों के पास जाते हैं, माइक आगे करते हैं, महंगाई का रोना धोना, हम खुद इन चीजों से मुतासिर हो रहे हैं। खैर, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो होगी महंगाई, और फिर जिस तरह से सस्ता इलाज बंद कर दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ख्वाजा साहब, मुझे समझ नहीं आ रही है आगाज़ कहाँ से करूँ, आप बताइए आजकल मसरूफियात क्या चल रही हैं? देखें, बिस्मिल्लाह, आपने तो बड़ी अच्छी बात कर दी, सारा कुछ तो आपने कह दिया है, तो मुझे बताएं हमने किसी ने क्या कहना है? जो आवाम का इस वक्त हाल है नाम नहाद रियासत मदीना में, तो वो तो आपने उसकी बड़ी अच्छी तस्वीर कशी की है। और अभी आपने कहा कि किससे बात करें? मदीना नाम नहाद कह दिया, माह रमज़ान आने वाला है और इस रियासत मदीना में अवाम के साथ रोटी छीनी जा रही है। देखें, जो रियासत मदीना थी उसमें तो खैर और बरकत वाला मामला हुआ करता था, और उसके जो हुक्मरान थे वो तलवार के साए में भी झूठ नहीं बोलते थे। और यहाँ तो जो हुक्मरान रियासत मदीना का नाम लेते हैं, वैसे तस्कियाँ फेरते हैं, और सुबह शाम सिवाय झूठ के उनको काम कोई नहीं है। तो बहरहाल बड़ी डिसहार्टनिंग सिचुएशन है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बेचारे अपनी मेहनत और मजदूरी के बाद भी अपने बच्चों का रिस्क पूरा नहीं कर पाते, जो बच्चों को स्कूल भेजने से परेशान हैं, जो अपने रोज़मर्रा के मामला से परेशान। अभी मैं कल आपके चैनल पे ही देख रहा था, एक बुज़ुर्ग कह रहे थे यार अपनी अपनी राय होती है, उन्होंने कहा जी मैं चूँकि पेट से नहीं सोचता, मैं दिमाग से सोचता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और इमरान खान बहुत ठीक जा रहे हैं। तो मेरा मशवरा है उन बुज़ुर्गों से कि थोड़ा सा प्लीज़, अगर आप दिमाग से सोचते हैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा दिमाग से सोचें और फिर आपको बात समझ आ जाएगी। तो बहरहाल अफसोस होता है ऐसे लोगों पे जो अब भी शराब और धोखे के पीछे भाग रहे हैं, और अगर अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि सब ठीक जा रहा है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही आफत। सब ठीक कैसे जा रहा है ख्वाजा साहब? अभी हम हर रोज पिछले तकरीबन 1 महीने से चिकन रेट हम अपने नाज़रीन वो तो हमदा शहबाज साहब बाहर चूंकि आ गया था, तो चिकन पीटीआई ने कहना चिकन महंगा हो गया, और जो 2 साल बेचारे नजायज जो 2 साल बेचारे नजायज कैद काट रहे थे उस वक्त जो चिकन महंगा होता था वो पता नहीं कौन करता था। अब तो हमदा साहब आ गया ना, अब तो वो करते थे। यानी शर्म से डूब मरने वाली बात है कि इन लोगों को शर्म और गैरत भी नहीं आती कि वो बेसलेस इल्जामात इन्होंने हमजा शहबाज पर, मियां नवाज शरीफ साहब पर, मियां शहबाज शरीफ साहब पर, दीगर लोगों पर लगाए। वो शख्स जिनको ये आज ये लोग चोर और डाकू कहते हैं, इनकी जुबानें नहीं थकती थी, उनके दौर में अवाम सुकून का सांस लेती थी, उनके दौर में इलाज के लिए दरवाजे खुले थे, उनके दौर में स्कैन जो है वो फ्री हो जाया करता था, उनके दौर में ब्लड टेस्ट फ्री हो जाया करते थे, उनके दौर में कैंसर पेशेंट्स को सड़कों पर नहीं रोना पड़ता था। इन्होंने सिखाया है। अब अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के साथ कंपैरिजन करते हैं, ये लोग जहां बैठते हैं ये कहते हैं जी ये जितनी मुश्किलात चल रही हैं, जितनी महंगाई है, जितनी बिजली महंगी हो रही है, वो नून लीग के दौर में ये सब कुछ किया गया था। अब अवाम कंपैरिजन करके चीजों के रेट बता रहे हैं। अवाम कोई बेवकूफ नहीं है। जो लोग समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, उनको अपनी असल हैसियत और औकात का बिल्कुल पता चलेगा जब इंशाल्लाह इस मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और फेयर इलेक्शन का बगल बग जाएगा। और मैं आपको बताऊं क्या क्या नहीं किया ये डस्का, वज़ीराबाद, नौशहरा में जो कुछ कर सकते थे कर लिया। यानी तारीख में इसकी मिसालें नहीं मिलती कि धुंध पड़े और 20 लोग ही गायब हो जाए, समझे ना। और एक तरफ डब्बे खुले तो 33% पोलिंग हो, और दूसरी तरफ जो धुंध में डब्बे गायब हुए वो धुंध की ताखीर, वो क्या तबखीर से क्या कहते हैं उसको, उसमें इतनी नशोनुमा बढ़ जाए कि वो 88% पोलिंग पे चले जाएं। तो इतना कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने के बावजूद जिल्लत और शिकस्त इनका मुकद्दर बनी। तो ये मैं आपको बता दूं कि इनको नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। ये इस तरह नहीं चलेगा, आप इस सोच के साथ नहीं चल सकते कि कोई हर ये क्या तरीका है मीशत ठीक करने का। आप पेट्रोल बढ़ा दें, आप बिजली बढ़ा दें, आप चीज़ों की कीमत बढ़ा दें, आप टैक्सेस बढ़ा दें, आप फाइलर नॉन फाइलर के नाम के ऊपर लोगों को जो है टैक्सों का अजाब डाल दें, तो फिर आप कहें जनाब मीशत इस तरह ठीक हो जाएगी। ये पेट्रोल जो हर 15 दिन बाद महंगा हो रहा है, इसकी आपको क्या जवाब समझ आता है? देखिए, मुझे तो उन लोगों के ऊपर जो है वो गुस्सा चढ़ता है, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन अब बंदा कर क्या सकता है, गुस्सा ही चढ़ता है कि यार जो लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि देखें जनाब इमरान खान साहब ने कितना रहम किया है अवाम पर, उन्होंने समरी मुस्तरद कर दी। यार कोई शर्म करो, कोई हया करो। आपने 2 महीने में 6 मरतबा आपने पेट्रोल बढ़ाया, 25-25 रुपए एडवांस आपने बढ़ाए। आप तो वो लोग थे जो कहते थे कि 40 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल महंगा होने नहीं चाहिए। आप तो कैलकुलेशन कर करके आपका रस्तू असेंबली में दिया करता था। लोग तो बेचारे आपने उनको नौसरबाजी की, लोग आपके पीछे लग गए कि यार ये तो वाकई कैलकुलेशन दे रहा है, शायद 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, शायद हम लोगों को जो है वो हर चीज़ इंसाफ दहलीज पर मिलेगा। लेकिन
अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने अवाम के साथ जो तमाशा किया, जो अवाम को आपने नौसरबाजी से लूटा, आप उसके ऊपर शर्मिंदा भी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हम मुल्क ठीक कर रहे हैं। यार खाक ठीक कर रहे हो आप, इंटरनेशनली आपके साथ जो हो रहा है, अब मैं क्या कहूँ, मसला कश्मीर के ऊपर बड़ा आपने स्टैंड लिया था, क्या किया आपने? आज वो 1.5-2 साल होने वाले हैं कि उन लोगों के ऊपर जो आर्टिकल का नफाज उठाया हुआ है, जो मसला कश्मीर को उन्होंने वो जो उसकी मतनाज़ा हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया हुआ है। आज कभी कोई नज़रबंद है, कभी कोई वहाँ गिरफ्तार है। क्या करते हैं आप सिवाय ट्वीट करने के? यहाँ सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में आपने तकरीर कर ली तो जनाब PTI का जो फैन है उन्होंने कहा वाह वाह जनाब क्या हो गया। फिर क्या हुआ भाई तकरीर के बाद? प्रैक्टिकल क्या हुआ? ये कोई बंदा आगे बताएगा प्रैक्टिकल क्या हुआ? मत कौम को बेवकूफ बनाएं और खुद भी बेवकूफ ना बने। ये जो कहते हैं ना हम दिमाग से सोचते हैं पेट से नहीं सोचते, इनका पेट भरा होगा। उससे पूछें जिसका पेट खाली है, उससे पूछें जिसके पास बच्चे की दवाई के पैसे नहीं है, उन कैंसर पेशेंट से पूछें जिनकी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में दवाई मुफ्त मिलती थी और आज वो सड़क पर है कि हमें वो दवाई चाहिए। बड़े अच्छे तरीके से देख रहे थे। मुझे बता दें अब जो कंपनी के साथ ये इनका मुआहदा हुआ था वो खत्म कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट के लिए अद्वियात की फराहमी अब बंद हो चुकी है। ये क्या बहुत मुश्किल होते हैं मुआहदे करना? और देखिए ना, बात है सिर्फ नीयत की कि आपकी नीयत क्या है। अगर तो आपकी नीयत ये है कि हम हुकूमत में आए हैं और हमने अवाम को देना है तो फिर तो आप ये तमाम काम करते हैं जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने किए। लेकिन अगर आपकी नीयत ये हो कि अवाम बड़ी अमीर है, इनकी ऐसी तैसी इनके पैसे निकालने, ये पैसे नहीं देते, ये टैक्स चोर हैं, अवाम हमारे टैक्स चोर हैं, अगर ये नीयत हो तो फिर यही होता है। नोवार्टिस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, नोवार्टिस ने समझे एक गिफ्ट किया कि सिर्फ 10% पैसे लेने हैं, 90% नोवार्टिस ने डालने हैं और वो 5000 कैंसर पेशेंट को दवाई जो है वो फ्री मिलनी है और वो फ्री मिल रही थी। लेकिन जब ये तब्दीली इनकलाब, मैंने देखा आपके टीवी पे वो एक बहन कह रही थी कि मैंने तो इमरान खान को वोट दिया। अब बात यह है बहन कि अल्लाह ताला भी ऊपर बैठा है, मैं क्या कहूँ, जब आपको एक बंदा दवाई भी फ्री दे, सब कुछ आपके लिए करे और उसके बावजूद आप उसको वोट ना दें और उसको वोट दे दें जो नौसरबाजी कर रहा है, तो फिर ये चीज़ें तो भाई होती हैं। फिर ये तो भुगतना है आपने। अब आप दवाई के लिए फिर रही हैं, मुझे दुख हो रहा है। बाद ख्वाजा साहब जुल्म तो ये किया जा रहा है कि अस्पतालों की निजकारी अब मरहलावार की जानी है। म्यू अस्पताल की निजकारी कर दी गई है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जाहिद चौधरी साहब ने तो ये वाज़ेह तौर पे बता दिए अब सस्ता इलाज जो है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। तो ख्वाजा साहब से हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अब मरीज जो हैं उनको सस्ता इलाज मिलेगा। अब तो मुझे लगता है ये ख्वाब बनता चला जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अवाम किस तरह से इस महंगाई की वजह से परेशान है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अस्पतालों की निजकारी का मामला जो है उस पर बातचीत करनी थी और जाहिद साहब ने भी बताया कि म्यू अस्पताल की निजकारी हुई है तो उसके बाद अब क्या होगा। ख्वाजा साहब, अस्पतालों के मामला आप बड़े डीपली आप देखते रहे हैं, मुझे बताइएगा ये जो निजकारी वाला है, यंग डॉक्टर्स इस पे बारहा एहतजाज भी करते रहे। आपके दौर में जब यंग डॉक्टर्स एहतजाज करते थे ना तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा इनके साथ होती थी। आज उन्हीं की मुखालिफत डॉक्टर साहिबा सबसे ज्यादा कर रही हैं। क्या देखें, फिर मैं क्या बात करूँगा, पता नहीं कोई बात ऐसी ना निकल जाए। डॉक्टर्स को भी बड़ा शौक था कि जनाब पेशेंट आया, उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी तो उस पर लिख दिया कि जनाब ये सुबह शाम दोपहर ये गोली खाएं और उसके बाद वोट जो है वो PTI को दें। तो भाई भुगतो, अब ऐश करो, भुगतो। हम थे ना, हमारे दौर में एहतजाज होता था, यास्मीन राशिद साहबा फर्ज समझती, आप समझती थी कि धरने में बैठना है। सलमान रफीक और मैं आपको किसी जगह पे किसी धरने किसी एहतजाज में नजर आए हैं? बिल्कुल नहीं ना नजर आए। बिल्कुल नहीं। सिर्फ इसकी वजह यह है कि हम कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमारे अपने असूल अखलाकियात है। लेकिन जो अब इन्होंने कर दिया है, अब जो डॉक्टर्स के साथ, जो नर्सिस के साथ, जो पैरामेडिक्स के साथ खास तौर पर उनको ऊपर बेरोजगारी की तलवारें लटका दी हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप निजकारी भी करनी है तो उसका एक तरीकाकार है। आप अपनी मनपसंद के लोगों के खिलाफ बातें करते थे कि जनाब ये तो जमहूरियत नहीं है, तो बादशाहत है, तो आप तो बादशाह बने हुए हैं। आप अपने लोगों को अपने अस्पताल जो है वो नवाजने के लिए दे रहे हैं। आप उनमें उसके अंदर एक्ट के अंदर लिख रहे हैं कि जनाब जब चाहे इस अस्पताल की प्रॉपर्टी बिक सकती है। भैया आपके बाप का पैसा है, कोई अब्बा जी का पैसा आपके, यानी ये कोई तरीकाकार है। और बेसिक तो पर्पज और मकसद ये होना चाहिए कि किस तरह से हम अवाम को मजीद फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन ये कैसी फैसिलिटेशन है? अगर सस्ता इलाज ही अवाम से देखिए ना, अब ये कैसी फैसिलिटेशन है कि आप तो चाहते हैं कि गरीब गुरबा लोग जो हैं उन पर सरकारी अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए जाए। यानी आप क्वालिटी ठीक करने का आपने तरीका ये अपनाया है कि लोगों के ऊपर दरवाजे बंद कर दो, ना कोई अस्पताल में आएगा, ना इलाज करना पड़ेगा, ना क्वालिटी का मसला पड़ेगा। तो यानी एक हुकूमत काम करना नहीं चाहती। अद्वियात लोगों से छीन ली गई हैं,
मशीनें जो वहां पर पड़ी हैं खराब पड़ी हैं, जहां कहीं पर इलाज मुआवजा हो रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, महंगे तरीन टेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो गया है। आपने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली, आपने सस्ता इलाज भी छीन लिया, बस अब आम की चीखें रह गई ख्वाजा साहब निकलने वाली। देखिए चीखें तो अल्लाह माफ़ करे, हम लोग तो बड़े ब्लेस लोग हैं ना कि आप भी माशाल्लाह और हम भी चलें, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बाय चॉइस खाना खाते हैं कि यार आज ये खाना नहीं खाना। लेकिन जिस बंदे ने खाना खाना है, जिसको सिर्फ अपने बच्चों को और अपना पेट भरना है, कभी उसके बारे में सोच के तो देखें, रूह कांप जाती है। ये क्या हो रहा है, कैसे गुजारा कर रहे होंगे वो। यहाँ पर मेडिसिन की कीमतें जो हैं वो 600 से 700 गुना बढ़ जाती हैं, स्कैंडल्स आ जाते हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। उन पे भी जूं नहीं रेंगती जो कहते हैं कि जनाब हम करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कहता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बेटी के लिए अभी जो एक नई असामी का बनना, फिर उस पर मैं वो बात अब करना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपके चैनल पे ऑलरेडी वो बड़ी बात हुई। देखें ये चीजें वो लोग महसूस करते हैं जिनको फर्क पड़ता है। जब आप घोल के पी लेते हैं ना, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल इशारा समझ गए आप जो मैंने कहा है कि जब आपको बेइज्जती की आदत हो जाती है तो फिर आप कहते हैं यूज्ड टू हो जाते हैं। यानी कोई हया को शर्म करें कि आपकी अगर आपकी देखें जाते थे वहां ये सब आपकी वो भी बच्ची हमारी बेटी है, बहन है हमारी, टैलेंटेड भी होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है, पढ़ी लिखी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब आप अखलाकियात का दर्ज देते हैं ना, तो फिर आपको नहीं चाहिए था कि आप उसको यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली परमानेंट करते। फिर आपने किया क्या कि लोग ग्रेड 18 में आ रहे हैं, आपने ग्रेड 19 दे दिया। फिर आप लोग आ रहे हैं अपना बेचारे कई साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं, फिर कहीं जाके पीपीएससी से रेगुलर होते हैं, आपने डायरेक्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट कर दी। तो फिर जब आप इस तरह के पंगे करेंगे तो फिर कहेंगे, आप कहते हैं लोग आपको कहें भी कुछ ना, फिर आप परेशान होकर 4 दिन फिरती रही हैं। और आपको जब पता चला कि आपको एनआरओ मिल गया है, आपको खान साहब ने बचा लिया है, अब आपको खान साहब ने कुछ नहीं कहना, तो आप रिलैक्स हो गई हैं। तो ये एनआरओ दुनिया में मिल गया है। जब ऊपर जाएंगे ना तो सबका हिसाब होना है। हमें आप हमारे हिसाब याद कराते थे ना, आपका भी हिसाब होना है इंशाल्लाह। दुनिया में हो ना हो, आखिरत में सबका हिसाब होना है। उनका भी होना है जो एनआरओ ना देने का राग लाते हैं, उनका भी होना है कि जो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा नेक पाक हम ही है, दुनिया में और कोई नहीं है। तो जब भी बंदा अपने गिरेबान में झांकता है तो उसको अपनी करतूत साफ नजर आती है। तो कोई जो मर्जी कहे, मैं अब जब अपने गिरेबान में झांकूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझ में क्या गलतियां खताएं हैं, मुझे उनको ठीक करना चाहिए। तो अपनी गलतियों को ठीक करें, अपने पैरों की मेहंदी उतारे ना, ये वज़रा जाए ना, जरा ये बार फिरा करें, जाकर देखा करें डीजी खान में क्या हालात हैं, जाकर देखा करें रहीमियार खान में, अटक में, मियाँ वाली में, अपना मियाँ चन्नू में क्या लोगों के ऊपर बीत रही है। ये यहाँ लाहौर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझते हैं कि हमने मुल्क ठीक कर दिया। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, वो बाजी फिरदौस जाती है तो वो कभी कोई आ जाता है, वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब पता नहीं कहाँ से नाजल हो गए हैं इस मुल्क पे, वो बाहर वगैरह टीवी पे वही आए रहते हैं। मैं तो पहले कभी देखा भी नहीं था उनको जब ये तब्दीली इनकलाब के दौर चल रहे थे। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब पहले कभी मुशर्रफ के साथ नजर आते थे, फिर जरदारी साहब के साथ ऐसे ही नजर आते थे, अब इनके साथ भी ऐसे नजर आते हैं। फिर दोस्त आशिक अवान साहबा मुशर्रफ के साथ भी ऐसे ही नजर आती थी, जरदारी के साथ भी ऐसे नजर आती थी, आज भी ऐसे नजर आती हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मियाँ जवेद लतीफ ने कहीं इनको कहा, प्रोग्राम में सवाल हुआ कि जी आप इनको नून लीग में तो नहीं ले लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को उसने कह दिया कि नहीं इंशाल्लाह ताला हम इनको नून लीग में नहीं लेंगे। तो उनको समझ आई होगी कि भाई अब मेरी बारी खत्म हो गई और बस कर दो यार, और खुदा का खौफ करो, अवाम पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो रही। मेरा भी ये गिला सुनने मिला है, गिला आपसे है। अब हम जहां कहीं भी मार्केट में चले जाएं, जितने हमारे लाइव शोज होते हैं, रोड शोज होते हैं, सब लोग जो हैं ऑपोजिशन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कंपैरिजन करते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में इतना रेट था, अब इतना हो गया है, अब हमारी ऑपोजिशन को आवाज बनना है। डू यू थिंक ऑपोजिशन अपना राइट किरदार अदा कर रही है जो करना चाहिए? देखिए ना, पहले तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। आपको सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ गिला मुझे लोगों से ये है कि पब्लिक उस तरह से नहीं निकल रही जिस तरह उसको निकलना चाहिए अपने राइट्स के लिए। जैसे आपको तो आपका रियासत मदीना का हुक्मरान कहता था कि बिल जला दो, बिजली महंगी हो गई है ना, ये लो बिल जला दो। तो आप बिल तो ना जलाओ लेकिन बात तो करो। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के ये ना समझें कि आप अपना फर्ज अदा कर दिया। जब तक आप अपने राइट के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप हमारी आवाज़ को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई हालत नहीं बदलेगी। यहाँ होता ही है कि हमारी आवाज़ बुलंद होती है, हमारी आवाज़ का गला घोंट दिया जाता है। शहबाज शरीफ साहब आज कितने माह से जेल काट रहे हैं, 2 साल हमजा शहबाज जेल काट के आए हैं, ख्वाजा आसिफ इस वक्त जिंदा में है, मरियम नवाज जेल काट के आई हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब अब बाहर गए हैं तो उससे पहले जेल में थे। ठीक है, लोग कहते हैं वो नहीं आ रहे हो, क्यों आए भाई? जब किसी को इंसाफ ही नहीं मिलना, जब किसी के साथ व्हाट्सएप पे फैसले आने हैं तो वो क्यों आए यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ों का सामना करें? लेकिन मेरा मशवरा ये है
कि अब 26 तारीख को लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, अवाम आए, बाहर निकले, साथ दे और खड़ी हो, ऑपोजिशन लीड करेगी, अवाम साथ दे, इंशाल्लाह ताला इनकी महंगाई का सुनामी भी कंट्रोल होगा और इनका बोरिया बिस्तर गोल करके इनको इंशाल्लाह ताला वापस भी भेजेंगे। सही, अब यही हल रह गया है कि अवाम को बाहर निकलना है, क्योंकि अवाम ही इतनी परेशान हो चुकी है। अगर आप वाकई ही मौजूदा हालात से परेशान हैं तो आपने अब इसके हल की तरफ जाना है ना, कि किस तरह से आपने इस महंगाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई बना है। ख्वाजा साहब, आगे माह मुबारक की आमद है, आप चीज़ों को अब ब्रेक नहीं लग रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है, उस पर रमज़ान से पहले 1-2 रुपए की अगर चीज़ें सस्ती कर देती हैं तो अवाम पे कौन सा ये बहुत बड़ा एहसान? यहाँ पर मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँ कि सियासत हर जगह पर हम लोग करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पर हुक्मरानों से ज़्यादा अफसोस मुझे अवाम पर होता है। अवाम से मुराद ये आम अवाम नहीं है बेचारी, अवाम से मुराद वो है जिन लोगों ने ये सारा मामला करना होता है, जिनके जो ज़रियाअंदोज़ी करते हैं कि यार आप मुसलमान हैं, कभी माशाल्लाह सब नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि जब क्रिसमस आता है जो गैर मुस्लिम है वो अपनी चीज़ें सस्ती करते हैं, वो अपना प्रॉफिट कम करते हैं लोगों को खुशियों में शामिल करने के लिए। यहाँ पर अजीब मामला है कि हम वैसे इतने नेक लोग हैं, हम मुसलमान हैं, रमज़ान आता है तो हम चीज़ों को महंगा करते हैं, हम ज़हीरानंदोज़ी करते हैं, हम रेट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हुकूमत को हम जिम्मेदार समझते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल हुकूमत को जिम्मेदार नहीं समझूंगा रमज़ान के मामले में, क्योंकि ये कोई भी हुकूमत हो ऐसा ही होता है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जो सब्सिडी देना और जो रमज़ान बाज़ार का सिलसिला शुरू किया था शहबाज शरीफ साहब ने, जिसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ये हुक्मरान चूँकि काम करने के मामले में उनको तो बंद कर दिया गया, वो एक सस्ता बाजार लगाया गया सहूलत बाजार के नाम से। मैं वही है ना कहना चाह रहा था कि ये चूँकि अभी बेचारे सीख रहे हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब तो बेचारे सीख रहे हैं, उनका तो कसूर नहीं है ना, वो तो बेचारे अभी सीख रहे हैं, तो अब पता नहीं कितने साल अभी वो सीखेंगे, उनके सीखने में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो हम तो बड़ा सुनते थे कि यहाँ बड़े सीखे सिखाए लोग मौजूद हैं, हमारे पास 200 लोगों की टीम मौजूद है जो पता नहीं कितने सालों से वो बैठ के एक कमरे में घुसी हुई है और मुल्क के ऊपर काम कर रही है। का जिक्र किया, इस वक्त शहर का एक बहुत बड़ा मसला गंदगी भी बना हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब के दौर में हमने देखा कि शहर सुबह सुबह दफ्तर आते हुए आपको नजर आ रहा होता था किस तरह से सफाई की जा रही होती थी, इंतहाई गंदगी है। मैं उन्हीं पेट की बजाय दिमाग से सोचने वाले साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ जो मैंने कल आपके चैनल पे, मुझे बड़ा दुख हुआ है उनकी बात सुन के ना, यानी कि कोई बंदे को शर्म भी आनी चाहिए कि आप इमरान खान से मोहब्बत करें, बिल्कुल उससे प्यार करें, लेकिन इतना अंधा है कि आप जो है वो दिन को कहते हैं कि ये रात है, तो भाई आप पेट से प्यार नहीं करते, आप दिमाग से सोचते हैं। आप ये देखें कि मुल्क ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों जा रहा है। आपका मसला कभी कूड़ा नहीं था, शहर लाहौर का मसला कभी कूड़ा नहीं था, शहर लाहौर का की मिसालें दी जाती थी, डेवलपमेंट होती थी, आज शहर लाहौर का सबसे बड़ा मसला कूड़ा बन गया। तो यार फिर मेरे दिमाग से सोचने वाले भाई साहब, मुझे दिमाग से जरा सोच के बताएं कि ये इसका मैं जिम्मेदार हूँ, इसका नवाज शरीफ जिम्मेदार है, इसका शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, या इसका भी हमजा शहबाज जिम्मेदार है। जिम्मेदार आपका वो बुज़दार है कि जो सीख रहा है अभी, जिसको पता ही नहीं है। जिम्मेदार आपके वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही। मेरे पास वक्त कम है, मौजूदा कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए 15 मार्च से सब चीजें रिलैक्स की जा रही हैं। अभी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से इंक्रीज हो रहे हैं कोरोना के केसेस। वो मुझे पहले ही शक था, क्योंकि जैसे ही लॉन्ग मार्च आना था ना, सब कोरोना तेज हो जाना था, क्योंकि उससे पहले तो देखें स्कूल खुलने का ऐलान हो गया, हर चीज PSL शुरू हो गई। तो आप देखेंगे जो लॉन्ग मार्च का दिन करीब आता जाएगा, इतना तेजी से कोरोना फैलना शुरू हो जाएगा टीवी के ऊपर कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यानी आपको ये लग रहा है कि ये सब चीजें जो है वो देखिए, मैं नहीं कहता कि चीजें सही हैं या खराब हैं, लेकिन इनको हथियार सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के खिलाफ इस वक्त कोरोना ही नजर आता है। अपने जलसे भी हुए, अपना सब कुछ हुआ। मैं एक दिन एक सड़क पे जा रहा था पिछले दिनों आपके ऑफिस के पास ही, तो हम पे उन दिनों पर्चे हो रहे थे कि जनाब हम कोई छोटी गैदरिंग करते थे ना 50-100 की, तो कोरोना SOPs का पर्चा हो जाता था। तो वो फिरदौस बाजी जो हैं वो यहाँ पर पता नहीं क्या फंक्शन कर रही थी, ये टाउनशिप सिनेमा के सामने वाली रोड पे कोई 500-600 बंदा शायद इकट्ठा हुआ होगा। वहाँ कोरोना नहीं बिल्कुल फैला, क्योंकि कोरोना को पता था कि मैंने बाजी फिरदौस के करीब भी नहीं जाना। वहाँ कोई पर्चा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर पर्चे होते थे, वहाँ पर कोरोना फैलता था। अगर ये सारा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है तो PDM का जो लाहेमल है वो तो मुतासर नहीं होने वाला, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। देखें, बात है हमने क्या स्ट्रॉन्ग रहना और नहीं रहना, हमारे पास कोई हल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मासिवा इसके कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, ताकि कल को रोज़े क़यामत जब बात आए तो हम कह सकें कि हमने तो अपना हिस्सा डाला था, हमने तो आवाज़ बुलंद की थी, उसके बदले में हमने सब कुछ सहा था, लेकिन आवाज़ बुलंद की थी। तो आवाज़ बुलंद करना
मैं समझता हूँ ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। बाकी तो उस परवरदिगार का काम है, वो बेहतर समझता है, जो भी होगा अल्लाह ताला की मंशा और मर्जी से होगा। लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली हुक्मरानों को देखें, हमने प्रेशर क्रिएट किया, हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये कहा है कि जनाब हमने समरी रिजेक्ट कर दी, हमने पेट्रोल महंगा नहीं किया। अगर हम प्रेशर क्रिएट ना करते तो ये फिर 1600 रुपए पेट्रोल बढ़ा देते। आप प्रेशर क्रिएट करें, अगर उसमें ही आवाम की बेहतरी है तो आप भरपूर प्रेशर क्रिएट करें, आवाम के मसाइल तो हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आप जान ही चुके होंगे कि प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं गाजर की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है, गाजर का जूस कितना मुफीद है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी खून बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, बिनाई के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें किस हद तक सच्ची हैं, किस तरह से आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइमिंग इसमें क्या मैटर करती है, खाली पेट आप गाजर के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कितना मुफीद है, फिर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह से बेहतर है, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, ज़ैनब गोंदल ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमारे ग़िज़ायात हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू ज़ैनब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टॉपिक आज है गाजर का इस्तेमाल, तो मुझे बताइएगा सबसे पहले गाजर की ग़िज़ाई अहमियत क्या है? गाजर जो है वो सबसे पहले हम उसके देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। उसमें विटामिन ई रिच है, विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा होता है, बीटा कैरोटीन उसमें होता है, उसमें हमारे लिए जो है मैग्नीशियम, पोटाशियम, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए मौजूद होती हैं। अगर हम उसको मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल करें तो हम उसको डेली कंज्यूम करके अपनी इन सारी डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर सकते हैं। सही सही। और फिर जैसा कि आजकल हम बच्चों की वजह से बड़ा परेशान रहते हैं, पेरेंट्स के बच्चों में फ़लाँ डेफिशिएंसी है, फ़लाँ डेफिशिएंसी है, तो आप समझती हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है? बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है और हम उनको कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उनको खिलाएं, लेकिन वो खा नहीं रहे होते। इसके लिए बेहतरीन हल ये है, आप गाजर काटें, एक मौसमी काटें या एक ऑरेंज ले लें, उनको काट के आप उन टेबल पे रख दें। जब वो खेल रहे हो, खेलते खेलते वो खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। सही। उनकी बॉडी की जो डेफिशिएंसीज होंगी वो भी ओवरकम हो जाएंगी और वो हेल्दी भी रहेंगी। सही, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताइए। ये एक आप कह सकते हैं वो ट्रिक भी हो सकता है, अगर बच्चों को आपने कुछ खिलाना हो तो आप ये ट्रिक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर का इस्तेमाल मुख्तलिफ शक्लों में हम देखते हैं, सैलेड में भी होता है, गाजर का जूस भी इस्तेमाल किया जाता है, गाजर का हलवा भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कौन सा है? सभी इस्तेमाल जो है वो बेहतरीन है, लेकिन इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें गाजर जो है वो किस तरह से सूट करती है। अब बहुत से लोग कहते हैं मैं गाजर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये ठंडी होती है। हम लोग बाकी सारी चीज़ें जो होते हैं वो गर्म यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए जो गाजर है इसकी अफादियत जो है वो हमें ठंडी ही बेहतरीन है हमारे लिए। हम लोग जैसे बहुत सारे ड्राई नट्स ले रहे होते हैं, गर्म हलवा जात खा रहे होते हैं। अब गाजर का हलवा जो है उसकी तासीर भी जब उसके अंदर हम लोग ऑयल्स ऐड करते हैं, उसके अंदर ड्राई नट्स ऐड करते हैं, तो वो भी गर्म ही हो जाती है। जो सैलड्स हैं उसको अगर हम गाजर का इस्तेमाल उनके साथ करें तो हम उससे तकरीबन 5 से 6 किलो तक वजन जो है उससे कम कर सकते हैं, सिर्फ गाजर के इस्तेमाल से। यानी गाजर के इस्तेमाल से आप वेट भी कम कर सकते हैं? बिल्कुल, गाजर से आप बहुत ज्यादा वेट लॉस भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप सैलेड बना रहे हो उसमें गाजर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए? बिल्कुल, उसमें गाजर का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। उसमें आधी चम्मच जो है वो आपको ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो आपके जब इसके साथ मिलता है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इनहेंस कर देता है बहुत हद तक। सही सही। तो आप सैलेड में भी गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गाजर का जूस मैंने बहुत सारे लोगों को बनाते देखा है। बहुत सारे डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, बजाय इसका कि आप जूस की फॉर्म में उसको लें, आप डायरेक्ट फ्रूट खा लें तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है हेल्दी होता है। गाजर के जूस से वो तमाम चीज़ जो है वो तो निकाल दी जाती है, तो कितनी अफादियत उसकी बाकी रहेगी? गाजर के जूस से हर चीज़ वाकई ही निकल जाती है, उसका फाइबर कंटेंट जो है वो सारा रिमूव हो जाता है, जिसके पीछे सिर्फ शुगर कंटेंट रह जाता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत मिथ यूज़ की जाती है, अगर आपके HB लेवल्स कम है, आपके फॉर एग्जांपल 6 हैं, 7 है, उसको बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि 13 एक नॉर्मल रेंज होती है, उस तक जाने के लिए आप गाजर के जूस का इस्तेमाल करें। गाजर के जूस के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट। लेकिन इन तीनों चीज़ों का जूस भी तभी आपके लिए कारआमद है अगर आप साथ आयरन का इस्तेमाल करें। अच्छा, आयरन का इस्तेमाल जो है आप इसमें या तो पालक ऐड कर लें, पालक को जूस की फॉर्म में ले लें, या खीरा साथ ऐड कर लें, या आप उसके साथ कलेजी का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल करें, ताकि वो आपके जिस्म में जाकर जो है वो अपनी अफादियत पूरी तरह से दिखा सके।
अब बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटी एजिंग और एंटी रिंकल क्रीम यूज़ करती हैं, बहुत सारी औरतें इस चीज़ की तरफ जाती हैं। अगर वो रोज़ की एक गाजर इस्तेमाल कर लें तो उनको वो ये महंगी प्रोडक्ट्स जो स्किन ग्लो करने के लिए वो लगाती हैं वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी गाजर का इस्तेमाल इतना आपके लिए मुफीद हो सकता है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, खाने में भी हम गाजर का इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है कि आप खाने को इतना पकाते हैं कि एक्चुअली एक चीज़ की जो सब्जी की या फल की अफादियत होती है हम उसको ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम उसको इतना ज़्यादा भून देते हैं अपनी हांडी में पकाते हुए कि उसकी अफादियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इनको उबाल के या कच्ची ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब हम कच्ची गाजर इस्तेमाल करते हैं रोज़ तो हम उससे कॉन्स्टिपेशन के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का मसला देखा जाता है, बड़ों में मसला देखा जाता है। अगर हम रोज़ की एक गाजर का इस्तेमाल कर लें तो हमारी बहुत पुरानी साल पुरानी भी जो कॉन्स्टिपेशन है हम उसको भी रिवील कर सकते हैं। सही। अब गाजर का जूस बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आपको खाली पेट पीना चाहिए तब इसकी अफादियत ज़्यादा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये मिथ गलत है, क्योंकि आप एकदम से जब इतना शुगर कंटेंट सुबह उठते ही ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब गाजर के जूस में जो 250 ml होता है उसमें कैलोरीज हैं 101 ग्राम्स उसमें कैलोरीज आ रही होती हैं। अब उन कैलोरीज को अब उठते ही जब कंज्यूम करते हैं तो हम बेसिक हमारा मसला ये है कि हम जूसेस को खाना समझते नहीं है। बिल्कुल, हम जूस को ऐसे पीते हैं जैसे पानी है। लेकिन हमारी सुन्नत या कुरान में भी ये कहा गया है कि जब पानी पिया जाए तो पानी को 3 सांसों में और रुक रुक कर पिया जाए। लेकिन हम जूस को भी एक घूंट में ही पी जाते हैं और उसको ये समझते ही नहीं कि ये एक प्रॉपर मील है हमारा। आप या तो उसको स्नैक की तरह इस्तेमाल करें या उसको खाने की तरह इस्तेमाल करें। आप एक टाइम का खाना स्किप करें, उसमें जूस को पिएं, उसके साथ आप थोड़ा बहुत ड्राई नट्स वगैरह ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले कलेजी का कहा, आप पालक यूज कर सकते हैं, खीरा यूज कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप सलाद का एक बाउल बना लें, साथ आप एक जूस का ग्लास ले लें। सही। उस तरह ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। सही। तो किस तरह से ज्यादा फायदेमंद है? अच्छा, डायबिटीज के पेशेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि एकदम शुगर आप इतनी ज्यादा नहीं खाली पेट ले सकते, तो डायबिटीज के पेशेंट को गाजर का जूस या गाजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं, उनको गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हमारे कहने में ये आता है कि शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। शुगर मौजूद होती है, लेकिन शुगर तब ज्यादा होती है जब हम उसमें बाहर से चीनी, नमक ये ऐड करते हैं। आप प्लीज जूसेस में ये चीजें ऐड ना करें, ताकि आप असल जो उसका मजा है एक फ्रूट का, एक वेजिटेबल का, उसको जूस की फॉर्म में उसको जो है वो एंजॉय कर सके। अब जो गाजर है, जब आप उसमें बाहर से चीनी ऐड कर देंगे तो उसकी वाकई ही ज्यादा हो जाएगी उसकी शुगर कंटेंट। लेकिन जब आप सिर्फ एक गाजर के जूस को लेंगे, फॉर एग्जांपल 250 ml आपने ले लिया है, ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है आपके लिए, एंटी फंगल भी होता है, तो ये आपको बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट करता है और डायबिटीज के लेवल्स को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो आपकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उससे भी बचाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर के भी बहुत सारे मरीज होते हैं। बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ता जाता है जब आप गाजर को इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बीपी के जो लेवल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल के अमराज जो हैं वो कम हो जाते हैं। आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपके जो जिगर की बीमारियां होती हैं वो कम से कम होना शुरू हो जाती हैं। आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत में जो बीमारियां होती हैं या इन्फेक्शंस होते हैं उनसे ये प्रिवेंट कर रहा होता है आपको। गाजर जो है वो हमारे लिए बहुत मुफीद है, आंखों के लिए भी। इसमें जो है बीटा कैरोटीनॉइड होते हैं, जिसमें विटामिन ए होता है। हमारी आंखों की जो बहुत सी बीमारियां होती हैं हमें उनसे भी बचाता है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों को तकवीयत बख्शता है, आंखों को मजबूत करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है और बहुत सारी बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो हमें इनसे प्रोवाइड करता है। सही। तो इतने सारे फायदे हैं। मुझे ये बताएगा, निज़ाम में भी बेहतरी के लिए गाजर का इस्तेमाल अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये उसको बूस्ट करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी रीग्रोथ कराता है, जो डैमेज हो चुके होते हैं पहले से उनको ये बूस्ट अप करता है। सही। तो ये गाजर के इतने सारे फवाइद जब हैं तो फिर आप अगर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अच्छा सैलेड की फॉर्म में भी हमने कहा कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मौसर हो सकता है। अब लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को खास तौर पर अपना वेट कम करने का शौक होता है, वो सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैलेड पे आ जाते हैं। 3 दिन का इस्तेमाल, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं भी जानती हूँ। तो आप क्या कहेंगी, ये प्रैक्टिस क्या बिल्कुल ठीक है? आपकी सेहत इससे मुतासर नहीं होती कि अगर आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ के 3 टाइम सैलेड का इस्तेमाल ही करें? क्योंकि आपने कहा कि इतनी गाजर की ग़िज़ाई अहमियत है, तो आप कह कीजिए हमें सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, सब्जियों से, फ्रूट से, अब हमने कुछ नहीं खाना। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। नो डाउट गाजर आपको जो है वो मैग्नीशियम भी दे रही है, पोटेशियम भी दे रही है, कार्बोहाइड्रेट दे रही है, फाइबर दे रही है, फैट दे रही है, लेकिन फिर भी
जो आपके लिए रोटी चावल हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हैं। जब तक आप रोटी चावल अपनी खुराक में नहीं लेंगे तब तक जो है आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते। आप इन सैलेड से, इन जूसेस की मदद से अपना वज़न कम तो कर लेंगे, लेकिन आप उसको मेंटेन कितनी दिन तक करेंगे? मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद तो आपने रोटी चावल खाने हैं। और उसके बाद जब आप फिर देखते हैं, बहुत सारी मिसालें हमने ऐसी देखी है, जब आप नॉर्मल डाइट पे आते हैं एकदम से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। वेट गेन होता है, और यही हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी, एक एक्ट्रेस थी, इंडिया की आई थिंक थी, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से ही डाइट को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी मर्जी से डाइट लेनी स्टार्ट कर दी। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग भी यही कॉमन प्रैक्टिस में लाते हैं, जो दिल किया वो खा लिया, जो दिल किया वो छोड़ दिया। बजाय इसके आप ये किसी डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवाएं और उसके थ्रू वजन कम करें। वजन कम करना जरूरी नहीं है, सेहतमंद रहना जरूरी है। बिल्कुल। और वजन कम करके बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि इतने ज्यादा अपने आप से ही वो होते हैं ना, परेशान हो चुके होते हैं, कभी यहाँ गिर रहे होते हैं, कभी यहाँ गिर रहे होते हैं, कि आप अपना काम भी ठीक तरीके से नहीं कर सकते। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? क्योंकि वो लेथार्जिक हो चुके होते हैं, उनके जिस्म की जितनी एनर्जी होती है वो सारी लॉस हो चुकी होती है। बिल्कुल। इसीलिए आप प्लीज एक प्रॉपर डाइट लें जिसमें रोटी, चावल, दाल, गोश्त, सब्जियां, फ्रूट्स, हर चीज उसके अंदर हो। एक प्रॉपर डाइट जब आप लेके उससे अपना वजन कम करेंगे तो आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा, और उसके नतीजे भी आपको अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। इसमें बेहतरीन मिसाल मैं आपको अपनी दूंगी। मैंने खुद 15 किलो वजन कम किया। अच्छा। और मैंने और दोबारा मैंने 1 kg भी गेन नहीं किया, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर प्लान के साथ एक प्रॉपर तरीके से वजन को कम किया और फिर उसको मैनेज किया। और इतना अच्छा मैनेज किया कि हम देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा। अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।